हेलो गाइस, दिस इज अदिक रारानी। करंटली आई एम अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2025 फिजिक्स का कंप्लीट पेपर। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नीट फिजिक्स में हर एक क्वेश्चन या तो एनसीईआरटी से पूछा गया था, या तो एनसीईआरटी के एग्जाम प्लस से पूछा गया था, या तो नीट पीवाईक्यू से डायरेक्टली उठा के पूछा गया था, या तो जेई मेंस जेई एडवांस के पीवाईक्यू से उठा के पूछा गया था। तो जो क्वेश्चंस जेई से पूछे गए हैं वो भी क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि देर आर टू इंक्लाइन प्लेन। दो इंक्लाइन प्लेन है, उसके ऊपर बॉक्स रख दिया है। एक इंक्लाइन प्लेन स्मूथ है, एक इंक्लाइन प्लेन रफ है। अब जो रफ इंक्लाइन प्लेन का जो टाइम ड्यूरेशन है बॉक्स का नीचे आने का, वो 2 टाइम्स है स्मूथ इंक्लाइन प्लेन के। तो इसमें बेसिकली क्या करना था, एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स निकालने थे। रफ इंक्लाइन प्लेन पे जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा है, और स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे जी साइन थीटा है। अब ये एनसीईआरटी में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे मैं आपको 104 पेज नंबर पे देखने मिलेगा कि यहाँ पे नॉर्मल के कंपोनेंट्स निकालने सिखाए गए कि नॉर्मल वर्टिकल डायरेक्शन में एन कॉस थीटा होता है, और नॉर्मल क्या है एम जी, मतलब एम जी कॉस थीटा वर्टिकल में, मतलब एक्सेलरेशन जो है वर्टिकल में जी कॉस थीटा है, और इंक्लाइन में एम जी साइन थीटा नॉर्मल है, मतलब जी साइन थीटा एक्सेलरेशन है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकालना था। और सीधा सीधा आपको जो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के हिसाब से सेकंड लॉ क्या बोलता है, एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, वो फॉर्मूला आपको लगा देना था। टाइम ड्यूरेशन का रेशियो ले लो, आपका आंसर सिंपली आ जाएगा। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और काइनेमेटिक्स को मिला के एक क्वेश्चन बनाया गया था यहाँ पे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इतना बेसिक क्वेश्चन था तो मैंने इसका सॉल्यूशन अटैच नहीं किया, मतलब रेफरेंस। सीधा सीधा यहाँ पे क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जीज आपको दी हुई है, एक 100 जूल, एक 225 जूल, और डिस्प्लेसमेंट्स दी हुई है। अब आपको फोर्स का रेशियो निकालना है। अब आपको मालूम है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब और वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएंगी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दोनों का रेशियो ले लो, काइनेटिक एनर्जी 1 बराबर फोर्स ऑफ 1 डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2 फोर्स ऑफ 2 डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2, फोर्स का रेशियो आ जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, स्कोरिंग क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ आप। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, आपको सेमीकंडक्टर से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको एक लॉजिक गेट का सर्किट दिया हुआ है। इसमें क्या, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको एंड गेट और गेट दिए हुए। ये जो अगर आप क्वेश्चन देखोगे सेमीकंडक्टर्स में, तो 511 पेज नंबर में एक्सरसाइज में आप आ जाओ तो आपको दिखेगा कि एग्जाम्पल जो है 14.19, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये एग्जैक्टली सिमिलर है ये क्वेश्चन से जो नीट में पूछा गया है। सिर्फ गेट्स को थोड़ा चेंज कर दिया और आपको यहाँ पे पेपर में डाल दिया। तो बेसिक बेसिक बात है, लॉजिक गेट्स के फॉर्मूले से आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठा के पूछा गया, इजी क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ आप। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन दिया हुआ है 60 cos 5x प्लस 1.5 इंटू 10⁻90 इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, और आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछी गई है। अब अगर आप ये देखोगे एनसीईआरटी में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पेज नंबर 275 पे अगर आप देखोगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एक्सप्रेशन दिया हुआ था, ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, और मैग्नेटिक फील्ड का भी एक्सप्रेशन दिया हुआ था, और फॉर्मूलाज भी दिए हुए थे। उसके बाद 278 पे आप आ जाओ तो एग्जाम्पल दिया हुआ था आपको, सॉलिड एग्जाम्पल। उसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछी है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है। और यहाँ पे बी पार्ट में आपको ई नॉट बराबर बी नॉट इंटू सी, जो फॉर्मूला आपको एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में यूज करना है मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, वो भी यूज किया गया है। तो अगर आपने ये एग्जाम्पलर किया होता 8.3 का, तो डायरेक्टली आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। तो डायरेक्टली नीट के एग्जाम्पलर से उठा के पूछा गया है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है कि एक बॉल है 0.5 kg का, जिसको 40 मीटर हाइट से हम ड्रॉप कर रहे हैं, फिर वो रिबाउंड करके टप्पा खा रहा है और 10 मीटर हाइट पे तक रिबाउंड कर रहा है। अब इसमें इम्पल्स निकालनी है। इम्पल्स क्या है, बेसिकली चेंज इन मोमेंटम मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन तो मेरे को एनसीईआरटी में से नहीं मिला, पर एनसीईआरटी में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे अगेन अगर आप आ जाओगे, ये सेकंड क्वेश्चन है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का। 96 पेज नंबर पे आप देखो एग्जांपल 5.4। इसमें क्या बोला है, आपको जो नीट में क्वेश्चन दिया हुआ है वो रिबाउंड से रिलेटेड है। एक बॉल था, उसको फेंका, फिर वो टप्पा खा के ऊपर गया,
अब आपको एक बैट्समैन है जो बॉलर ने बॉल फेंका, बैट्समैन ने हिट किया, और बॉल की जो फाइनल वेलोसिटी है एज कम्पेयर टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी, उसके बीच आपको इम्पल्स निकालना था इस एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन में। तो m इंटू हिट करने के बाद की वेलोसिटी माइनस हिट करने के पहले की वेलोसिटी। तो एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन करते थे तो आपको ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आता ही था। तो सेम क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से डिराइव करके पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है कि 2 एम्पियर का करंट है, दो डिफरेंट स्मॉल सर्कुलर कॉपर कॉइल से फ्लो कर रहा है, रेडियस का रेशियो है 1:2। अब रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स आपको निकाला गया है। ये क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिज्म में पेज नंबर 176 पे दिया हुआ है कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ लूप्स इनटू करंट इनटू एरिया होता है। और आप यहाँ पे डायग्राम देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एरिया जो है ये सर्कुलर है, सर्कुलर निकालेंगे अपन, क्योंकि वायर जो होता है सर्कल, वायर का जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कल होता है। तो पाई आर स्क्वायर मतलब मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो बस 1/2 का होल स्क्वायर 1s4 मैग्नेटिक मोमेंट्स का रेशियो हो जाएगा 1s4, ऑप्शन 1। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में एक सर्टेन कैमरा अपने को दिया हुआ है जिसमें कॉम्बिनेशन है 4 कॉन्वेक्स लेंस का। इसमें आपको पावर नेट पूछी है और मैग्निफिकेशन पूछा गया है, नेट मैग्निफिकेशन। अब इसके लिए आप आ जाओ क्वेश्चन पेज नंबर 329 रे ऑप्टिक्स में। रे ऑप्टिक्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ था कि कॉन्वेक्स लेंस अगर है तो आपको पावर को क्या करना है, ऐड करना है, मैग्निफिकेशन को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आपको क्या दिए हुए, 4 कॉन्वेक्स लेंस दिए हुए हैं, तो और सब इंडिविजुअल पावर क्या है, p। तो कॉन्वेक्स लेंस की पावर क्या हो जाएंगी, इक्विवेलेंट 4p, और मैग्निफिकेशन m टू द पावर 4। सिंपल है, डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछा गया है। अब बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे अब आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 डायरेक्टली किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से पूछा गया है। अब ये जो क्वेश्चन है मेरे को एनसीईआरटी में कोई ऐसा एग्जाम्पलर नहीं मिला जो एग्जैक्टली इससे मैच करता हो, और मुझे नीट पीवाईक्यू में भी एज सच नहीं मिला। पर ये जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है, जो नीट के मॉड्यूल्स रहते हैं कोचिंग्स के, जैसे एलेन, आकाश, उनमें ये बिल्कुल दिया हुआ रहता है क्वेश्चन, वो बिल्कुल नहीं छोड़ते इसको। मतलब अगर आप मॉड्यूल्स करते हो तो आपका ये क्वेश्चन प्रैक्टिस हुआ ही होगा। और इसके अलावा भी जेईई मेंस फेज 2 में 2020 में एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन, बस इंडक्टर की वैल्यू अलग है, बैटरी की वैल्यू अलग है, पर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। ये जेईई का क्वेश्चन अगर आपने किया है तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आ जाएगा, और है भी सिंपल। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से करंट का फ्लो आप समझो और आंसर निकालो, VA माइनस LdI/dt माइनस 5 माइनस IR इक्वल टू VB। इस फॉर्मूले को सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा 10 वोल्ट, ऑप्शन 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम है 30 लीटर्स, 18.20 मोल्स है उसमें ऑक्सीजन के, और कुछ ऑक्सीजन उससे विड्रॉ कर ले रहे हैं। फिर प्रेशर हो जा रहा है 11 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर हो जा रहा है 27 डिग्री सेल्सियस। अब आपको क्या बोलना है, मास ऑफ ऑक्सीजन विड्रॉन आपको निकालना है। अब मास ऑफ ऑक्सीजन विड्रॉन निकालने के लिए आपको सबसे पहले मोल्स विड्रॉन निकालने पड़ेंगे, और उसको मास विड्रॉन से मल्टीप्लाई करके आपको निकालना पड़ेगा। तो मोल्स विड्रॉन निकालने के लिए सबसे पहले तो PV इक्वल टू NRT, ये जो इक्वेशन है जिंदाबाद है, बेसिक है इक्वेशन। PV इक्वल टू NRT निकाल लिया, आपको मोल्स मिल गए। अब मोल्स लेफ्ट निकालने के लिए, मतलब मोल्स रिमूव निकालने के लिए इनिशियल मोल्स माइनस फाइनल मोल्स। अब मोल्स रिमूव भी आ गए यहाँ से 3.66, और मास रिमूव को मोल्स रिमूव इनटू इनिशियल मास जो था, आपको देखो यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है कि ऑक्सीजन का जो मास है 32 है। 32 आपको केजी के टर्म्स में चाहिए तो डिवाइडेड बाय 1000, 0.116 केजी, डायरेक्टली आंसर आ जा रहा है। गैस लॉज, ये जो रियल गैस आइडियल गैस इक्वेशन आपको यहाँ पे यूज कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 में एक सर्किट दिया हुआ है जिसकी पावर सप्लाई है 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, एंड रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है 20 ओम है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 25 ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस 45 ओम। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना था, करंट निकालना था और फेज निकालना था। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन CBSE AIPMT 1996 में पूछा गया था। उसमें क्या बोला था, एक बैटरी दी हुई थी 200 वोल्ट की, वहां पे XL और XC की वैल्यू 50-50 ओम थी,
रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम थी, वहां पे सिर्फ आपको इम्पेडेंस निकालना था, मतलब जेड की वैल्यू, मतलब एक पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो। तो डायरेक्टली फॉर्मूले से z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी एट स्क्वायर से आपका निकल जाएगा इम्पेडेंस। पर यहाँ पे ये जो नीट में क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई में 1996 में, उसका एक स्टेप बढ़ा के इस क्वेश्चन को नीट 2024 में पूछा गया। यहाँ पे आपको करंट पूछ रहा है और फेस पूछ रहा है, मतलब इम्पेडेंस तो आपको निकालना ही है, उसके बाद करंट को वी आर एम एस बाई जेड से आप निकाल लेंगे और 10 फाई इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर से आपका आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्टली यही पीवाई क्वेश्चन उठा के पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक क्वेश्चन था। इसमें क्या था कि सन रोटेट करता है 27 डेज में, सन 27 डेज में रोटेट कर रहा है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है उसका। अगर सन एक्सपांड करता है ट्वाइस इट्स प्रेजेंट रेडियस के अंडर विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, ठीक है, तो आपको उसका ड्यूरेशन निकालना है। अब इसमें जो आखिरी लाइन थी, आखिरी लाइन है सन टू बी अ स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, इसको अगर आपने मिस कर दिया तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। आप इसको किस कॉन्सेप्ट से निकालेंगे, जैसे ग्रेविटेशन में दिया हुआ है पेज नंबर 190 195 196 पे एग्जाम्पल 8.5 में मार्स से रिलेटेड कुछ तो भी टाइम ड्यूरेशन रेडियस चेंज ऐसा कुछ दिया हुआ है और टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब केपलर्स थर्ड लॉ से अपन आंसर निकाल रहे हैं। पर यहाँ पे केपलर्स थर्ड लॉ वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ये लास्ट की जो कंडीशन है सन इज ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, ये यहाँ पे आ गई है। सन यूनिफॉर्म डेंसिटी है तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि एंगुलर मोमेंटम आपको कंजर्व करना पड़ेगा। ये कंडीशन ही ये बोलती है कि आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है, मतलब I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, मतलब T2 बराबर 4 टाइम्स T1 हो जाएगा और 4 टाइम्स 27 108, ऑप्शन 4 यहाँ पे आ जाएगा। अब सिमिलर क्वेश्चन इसी पेपर में ग्रेविटेशन से पूछा गया है, जिसमें टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब अप्लाई किया है, पर यहाँ पे वो कंडीशन अप्लाई नहीं होंगी। अब ये जो क्वेश्चन है ऐसा एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, पर मॉड्यूल्स जो स्टैंडर्ड कोचिंग्स है उनके जो मॉड्यूल्स होते हैं या कोई भी कोचिंग के मॉड्यूल होते हैं उसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के क्वेश्चंस और केपलर्स थर्ड लॉ के क्वेश्चंस अलग से स्पेसिफाई करके आपको बताए जाते हैं। तो मॉड्यूल्स को अच्छे से सॉल्व किया या पीवाईक्यूज ये सब किया और मैंने आपको रेफरेंस भी दे दिया, उस हिसाब से किया तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इसको, इतना कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन ये था नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था पर ये भी आसानी से किया जा सकता है। अब इसका जो रेफरेंस है पेज नंबर 288 थर्मल फिजिक्स में दिया हुआ था। एग्जाम्पल आप देखो 11.7, उसमें क्या दो मटेरियल्स आपको दिए हुए आयरन कॉपर। अब उसमें जो रेट ऑफ हीट फ्लो है वो कांस्टेंट है, ये फॉर्मूला ये जो कॉन्सेप्ट है ये अप्लाई किया जा रहा है। रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होता है K1 के ए डेल्टा टी बाय एल, मतलब आयरन से और कॉपर से हीट फ्लो सेम हो जा रहा है K1 A1 डेल्टा T1 बाय L1 इज इक्वल टू K2 A2 डेल्टा T2 बाय L2। और अगर अब ये कॉन्सेप्ट वहां पे अप्लाई किया, अब आप अगर अपने क्वेश्चन में देखोगे तो तीन मटेरियल्स दिए हुए हैं, तो K1 A1 डेल्टा T1 बाय L1 इज इक्वल टू K2 A2 डेल्टा T2 बाय L2 इज इक्वल टू K3 A3 डेल्टा T3 बाय L3। अब तीनों को इक्वेट करो, तीन इक्वेशंस बनाओ और वैल्यू निकाल लो आप K की और T1 और T2 की, और उनका रेशियो इजीली निकल जाएगा। आप इक्वेशंस बनाओ, रेशियो ले लो, आपका इक्वेट करो और रेशियो आपका आ जाएगा। इजी मैथमेटिक्स है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं अपन इसको, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे आप आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 कैपेसिटर से पूछा गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसमें क्या बोला है कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, उसको आप इंसर्ट कर रहे हो, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर रहे हो कैपेसिटर के बीच में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में। तो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें सीधा सीधा कैपेसिटर क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, फॉर्मूला अप्लाई करना था आपको, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी D1 बाय K1 प्लस D2 बाय K2 प्लस D माइनस D1 माइनस D2। इस फॉर्मूले से आपको निकालना था C1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स C2 आ जाएगा और K2 इक्वल टू K1 इक्वल टू 1.25 टाइम्स K2 दिया हुआ है। इसको इक्वेट करो आप, आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा।
अब ये क्वेश्चन एज सच एनसीईआरटी में तो नहीं दिया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, मॉड्यूल में भी एक हाथ रहा तो रहा ऐसा होता है, और पीवाईक्यू में भी नहीं पूछा ऐसा मेरे को नहीं दिखा। पर जेई मेंस 2008 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो एग्जैक्टली सिमिलर था इस क्वेश्चन से जो नीट 2024 में पूछा गया है। तो ये जेई 2008 से पूछा, डायरेक्टली उठा के यहाँ पे दिया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आप आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी से पूछा गया है, कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना था, बैटरी दी हुई है आपको। इसको सर्किट प्रॉब्लम से आप इसको तो सॉल्व कर सकते हैं, पर ये जो कॉम्प्लेक्सिटी वो सॉल्व करने का जो मैटर है वो अलग है। पर ये जो कॉम्प्लेक्सिटी की लेवल थी, मैंने नोटिस किया कि नीट के जो क्वेश्चंस थे उसमें मेरे को एज सच तो नहीं मिली, पर मैंने जैसे जेई के पेपर्स देखे तो जेई एडवांस 2015 में जो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो मुझे सिमिलर लगी इस क्वेश्चन से। तो बस जेई एडवांस से उठा के थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे उस लेवल का क्वेश्चन बना के आपको दिया था। इसको आप जिस इजी ट्रिक से आपकी जो होंगी उससे आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो आगे आने वाले टाइम में वीडियोस डालूंगा उससे भी आप समझ सकते हो। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में एक्स एंड वाई सिटीज है। ठीक है, वहां पे एक बस है जो दोनों सिटीज के बीच में ट्रेवल करती है, फिर एक गर्ल स्कूटी से जा रही है तो उसको एक बस 10 मिनट्स के ड्यूरेशन में कुछ आते जाते मिल रही है। इससे रिलेटेड रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह से क्वेश्चन बना के पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से डायरेक्टली उठा के पूछा गया था। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आप देखोगे तो क्वेश्चन पेज नंबर 56 एक्सरसाइज में आपको 3.9 जो क्वेश्चन देखोगे आप, तो एग्जैक्टली सिमिलर था इस क्वेश्चन से, सिर्फ वैल्यूज चेंज थी। एग्जैक्टली सिमिलर था क्वेश्चन नंबर 21 जो नीट में पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन अगर आपने किया होता तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। तो एग्जाम्पलर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पलर से उठा के एक्सरसाइज के क्वेश्चन से उठा के आपको पूछे जा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 एकदम सिंपल था, सॉल्यूशन मैंने अटैच नहीं किया क्योंकि डायरेक्टली नेट टॉक कंजर्व करके आपका आंसर यहाँ पे आ जा रहा है। ऐसा जैसा एनसीईआरटी से नहीं पूछा गया था, अंदर से नेट टॉक कंजर्व करना था, आपका आंसर आ जाएगा। एक यहाँ पे क्या हुआ है, एक रॉड जैसे दीवार पे सीढ़ी रखते हैं हम, वैसे यहाँ पे एक रॉड रखी गई है इंक्लाइन प्लेन पे दीवार के। ठीक है, फिर नेट टॉक कंजर्व कर दिया, उसके अराउंड नॉर्मल के कंपोनेंट्स, फ्रिक्शन के कंपोनेंट निकाल के आपका आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ आप। यहाँ पे क्या बोला है, एक पेंडुलम है, उसमें एक सैंड से भरा, मतलब जो एक सैंड से भरा बॉक्स है उसको आप पेंडुलम से ऐसे ऐसे घुमा रहे हो। अब जैसे जैसे घूम रहा है पेंडुलम वैसे वैसे उसकी जो सैंड है वो नीचे नीचे गिरती जा रही है। तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या आपको क्या क्लिक होना चाहिए पेपर में, कि सैंड अगर गिर रही है तो मास कम हो रहा है, तो मास कम हो रहा है आपको मालूम है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ओमेगा का टाइम के साथ रिलेशन बताओ, एम्पलीट्यूड का टाइम के साथ रिलेशन बताओ। तो ओमेगा बराबर रूट के बाय एम होता है। आप यहाँ पे आ जाओ एनसीईआरटी एसएचएम में 347 पेज नंबर पे, ओमेगा बराबर रूट के बाय एम, इसका जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद ओमेगा बराबर रूट के बाय एम है, तो मास अगर कम होगा इस फॉर्मूले के हिसाब से तो ओमेगा बढ़ेंगे, तो ओमेगा बढ़नी चाहिए क्योंकि सैंड गिर रही है, मास कम हो रहा है। तो ओमेगा फर्स्ट ऑप्शन में बढ़ रही, सेकंड में बढ़ रही, थर्ड में बढ़ रही, फोर्थ में नहीं बढ़ रही, तो फोर्थ को आप एलिमिनेट कर दो। फोर्थ तो गया, फोर्थ नहीं हो सकता। अब आपको मालूम है जैसे जैसे पेंडुलम घूमता है मास कम हो रहा है, तो पेंडुलम धीरे धीरे उसकी जो एनर्जी है वो कम हो जाती है, इसके लिए पेंडुलम धीरे धीरे रुकना शुरू हो जाता है टाइम के साथ। तो आपको मालूम है E इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर, ये जनरल फॉर्मूला है एनर्जी का। मतलब एनर्जी जो है एम्पलीट्यूड से प्रोपोर्शनल है, एनर्जी तो कम हो रही है टाइम के साथ, तो एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, कम। एम्पलीट्यूड कम सिर्फ ऑप्शन 2 में हो रहा है, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। बस एसएचएम से उठा के डायरेक्ट पूछा गया था, सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है, टाइम का रिलेशन दिया हुआ है सरफेस टेंशन से, एरिया से, डेंसिटी से और रेडियस से। अब ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली आप इनके डायमेंशंस इक्वेट करो, इक्वेशंस बनाओ, इक्वेशंस सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा।
अब ये जो क्वेश्चन है नीट में तो बहुत बार पूछा गया है, नीट जैसे 20 नीट में तो बहुत बार पूछा गया, और जेई मेंस में भी 1992 में, और उसके बाद भी बहुत बार पूछा गया है। 1992 में भी ऐसा सिमिलर क्वेश्चन था, जैसे कि P रिप्रेजेंट्स रेडिएशन प्रेशर, C रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट, और ऐसे ही कुछ प्रोपोर्शनलिटी इक्वेशन बना के सॉल्व किया गया था। तो जेई नीट बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार प्रैक्टिस आपकी हो भी गई होंगी इस पे मेरे ख्याल से। बस कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है, इसके लिए बच्चे गलती कर देते हैं इस क्वेश्चन में। और मॉड्यूल्स में भी बहुत सारे दिए हुए रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो यूनिट डायमेंशन एरर से पूछा गया, यूनिट डायमेंशन एरर से बैक टू बैक 2 क्वेश्चन आ गए। अब उसके बाद सेम चैप्टर से यूनिट डायमेंशन से क्या पूछा गया कि 10 वर्नियर स्केल 9 मेन स्केल के इक्वल है, मेन स्केल डिवीजन से इक्वल है। तो आपको कुछ ऐसे ही कुछ डाटा दिया हुआ है और आपको डायमीटर की रीडिंग बतानी है। तो डायमीटर की रीडिंग क्या है, मेन स्केल डिवीजन प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस लीस्ट काउंट इनटू जीरो एरर। तो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन भी 2018 नीट में पूछा गया था, और बार बार ऐसे आते रहते हैं, और मॉड्यूल में भी बहुत सारी प्रैक्टिस आपकी हो जाती है। उसके बाद उसमें तो पूछा गया था नीट 2018 में। और ये जो क्वेश्चन है जेई मेंस 2020 में भी सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया, फेमस क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। इस चैप्टर से अगर थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन पेपर निकालना है ना, तो इस क्वेश्चन को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। 1-2 बार नीट में पूछा, 2-3 बार जेई में पूछा, और एनसीईआरटी में भी मतलब थोड़ा बहुत रेफरेंस है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको चार्ज किया गया है। अब मैग्नेटिक फील्ड अराइजिंग ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट इज। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी है ये पूछा गया है। तो उसके लिए आप आ जाओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, ये पूछा गया था, पेज नंबर 272 पे आप देखोगे। तो लास्ट में मैंने जो हाईलाइट किया है वो अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि there is only displacement current due to time varying electric field. In such region, we expect a magnetic field. मतलब magnetic field इस region में present होंगी, मतलब zero at all places तो नहीं होगा। फिर आप अगर डायग्राम देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी है। मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर सिलेंड्रिकल सर्कुलर सरफेस पे है, सर्कुलर सरफेस पे है, जो कि सेंटर से ओरिजिनेट हो रही है और पेरिफेरी ऑफ प्लेट्स की तरफ जा रही है। ठीक है, तो कांस्टेंट बिटवीन द प्लेट्स एंड जीरो आउटसाइड द प्लेट नहीं। ठीक है, नॉन जीरो है एवरीवेयर, हर जगह पे नॉन जीरो है मैग्नेटिक फील्ड, और मैक्सिमम है एट द इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस कनेक्टिंग द पेरिफेरी ऑफ द प्लेट्स। बस ये डायग्राम से को अगर आपने एनालाइज किया होगा तो अच्छे से आपको आ जा रहा है। ऑप्शन 3 जीरो बिटवीन द प्लेट्स तो नहीं है, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 11 पे आप आ जाओ कि फिर क्वेश्चन नंबर 27, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला है, एक अनपोलराइज्ड लाइट दी हुई है ट्रेवलिंग, जो ट्रेवल कर रही है एयर पे और इंसिडेंट हो रही है एक मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे जो कि 1.73 है, उस जिसका एंगल 1.73 है, ब्रेवस्टर्स एंगल। तो आपको कुछ थ्योरी यहाँ पे दी हुई है, आपको बताना है रिफ्लेक्टेड लाइट इज कम्प्लीटली पोलराइज्ड एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज क्लोज टू 60 डिग्री। फर्स्ट ऑप्शन ये दिया हुआ है। अब ये धीरे धीरे ब्रेवस्टर्स एंगल जब बोल दिया तो डायरेक्टली अपने को क्लिक हो जाता है कि ये ब्रेवस्टर्स लॉ से रिलेटेड है। अब ब्रेवस्टर्स लॉ क्या है, वो रे ऑप्टिक्स में 350 पेज नंबर पे आपको दिया हुआ है कि tan i इज इक्वल टू न्यू, दिस इज नोन एज ब्रेवस्टर्स लॉ। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको दिया हुआ है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अपन इजीली निकाल सकते हैं। और एक और चीज इस क्वेश्चन में अपने को यूज करनी है जो न्यूटन्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आता है। अब इस क्वेश्चन पे आने से पहले सबसे पहले अपन देखते हैं जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन। उसमें क्या दिया हुआ था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है। तो tan i इज इक्वल टू √3 है, मतलब i बराबर 60 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है। अब इसमें अगर आप एक स्टेप लगाओगे, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या है, 60 डिग्री। तो बस यही इस नीट के क्वेश्चन में पूछा गया था कि रिफ्लेक्टेड लाइट का एंगल क्या है। रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 60 डिग्री, क्योंकि 1.10 1.73 दिया हुआ है,
तो 1.73 tan 60 की वैल्यू है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया 60 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की मदद से एंगल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की मदद से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो गया 60 डिग्री। तो रिफ्लेक्टेड लाइट का एंगल क्या है जो कि कंप्लीटली पोलराइज्ड है, और उसका एंगल है 60 डिग्री, ऑप्शन 1। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, टू आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स है ए एंड बी which have their centers separated by certain distance. Charge on each sphere q and the force of repulsion between them is F। मतलब ये जो क्वेश्चन है मॉड्यूल में होता ही होता है। उसके बाद बोर्ड का भी फेवरेट क्वेश्चन है, तो बोर्ड वाले भी जो स्टूडेंट्स है वो भी ये क्वेश्चन से वाकिफ होंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, ए और बी है, दो चार्जेस है जिनकी वैल्यू क्यू है। अब एक सी चार्ज हमने लिया क्यू, सेम क्वांटिटी का क्यू का, और उसको ए के साथ जोड़ा तो दोनों का मिला के क्या हो गया चार्ज कंप्लीट क्यू। अब सी को अलग कर दिया ए से, तो दोनों का चार्ज हाफ हाफ हो गया, दोनों ने चार्ज डिवाइड कर लिया क्यू बाई टू। फिर इस क्यू बाई टू सी चार्ज को हमने बी से मिलाया, तो क्यू जो बी का जो चार्ज था क्यू प्लस सी के चार्ज से मिल गया क्यू बाई टू, तो क्या हो गया 3 क्यू बाई टू। अब 3 क्यू बाई टू कंप्लीट चार्ज हो गया। अब सी को हमने अलग किया तो दोनों का चार्ज आधा हो जाएगा, तो 3 क्यू बाई 4 बचा। अब बस आप वो कूलम्स लॉ लगाओ, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, मतलब K इंटू Q बाई 2 बचा ए का, फिर B का जो चार्ज था 3 Q बाई 4 बाई R स्क्वायर, मतलब 3/8 टाइम्स हो जाएंगे आपकी इनिशियल फोर्स। अब ये जो क्वेश्चन है नीट 2019 में पूछा गया सिमिलर क्वेश्चन, और जेई 2004 में भी पूछा गया है, और फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, फेमस क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 पे आप आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला है कि एक मार्शियन ऑर्बिट है जिसके और जो सन के अराउंड है, जो 4 टाइम्स है रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ मर्क्यूरी के। अब मार्शियन ईयर जो है 687 डेज अर्थ डेज का है, तो फॉलोइंग 1 ईयर ऑफ मर्क्यूरी कितने डेज का होगा। तो मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटेशन का मैं एक और क्वेश्चन लाऊंगा जब वो सन ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला क्वेश्चन करवाया था। तो बस ये है, इसमें वो यूनिफॉर्म डेंसिटी वाली कंडीशन नहीं दी हुई है, तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब के प्लस थर्ड लॉ से डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत से क्वेश्चन दिए हुए हैं। ग्रेविटेशन में 8.5 एग्जाम्पलर बिल्कुल सिमिलर है, मार्स के बारे में रेफरेंस था, सेम फॉर्मूला यूज किया गया था, डायरेक्टली एनसीईआरटी से डिराइव करके आपको पूछा गया है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला है, एक बॉडी है 48 न्यूटन की जो सरफेस पे है अर्थ के। अब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इट एट अ डिस्टेंस 1/3 ऑफ द रेडियस। अब ये सिमिलर, ये जो है जी बराबर जी डैश टाइम्स जी डैश बराबर जी टाइम्स आर बाय आर प्लस एच स्क्वायर से आपका आंसर आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली नीट 2019 में पूछा गया है। यहाँ पे सेम वेट दिया हुआ था और हाफ वे डाउन द सेंटर ऑफ अर्थ पे पूछा गया था। उसके बाद एनसीईआरटी में भी एक्सरसाइज में ग्रेविटेशन के आपको पूछा गया है, 63 न्यूटन था सरफेस ऑफ अर्थ पे वेट। अब आप बताओ कहाँ पे क्या वेट है। तो ठीक है, आप देख लो एग्जाम एक्सरसाइज में 8.15 देख लो, आपको समझ आ जाएगा। वहां पे हाफ वे रेडियस थी, यहाँ पे 1/3 ऑफ द रेडियस है। फिर आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया हुआ है, एक रेजिस्टेंस है आर का, उसको 8 इक्वल पार्ट्स में कट किए, और 8 इक्वल पार्ट्स में कट करने के बाद हमने उसको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज किया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको निकालना था। यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है कि अगर 8 इक्वल पार्ट्स में कट कर रहे हैं तो इंडिविजुअल का जो रेजिस्टेंस है R/8 है। फिर अगर वो सीरीज में कर रहे हैं कनेक्ट पैरेलल में, कैसे भी जो भी अरेंजमेंट है उसको अपन इजीली निकाल सकते हैं जो बेसिक आपकी मेथड जो है उससे। ठीक है। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 में पूछा गया था, डायरेक्ट उठा के उससे पूछा गया। यहाँ पे 5 इक्वल पार्ट्स में कट किया था, वहां पे 8 इक्वल पार्ट्स में कट किया है। तो बस सिमिलर क्वेश्चन जेईई से उठा के पूछ दिया था। यहाँ पे नीट में भी पूछा गया है,
बहुत बार सेम क्वेश्चन है, मॉड्यूल में भी बहुत से इसके एग्जांपल्स कराए जाते हैं। उसके बाद डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, एक इलेक्ट्रॉन की दी हुई है n इक्वल टू 2 स्टेट में। ठीक है, यहाँ पे सीधा सीधा आपको क्या निकालना था, वेवलेंथ। तो 2πr इक्वल टू एन लैम्बडा। अब ये जो क्वेश्चन था ना, एकदम बच्चा क्वेश्चन था। नीट 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन पूछा गया था केमिस्ट्री में। उस उसमें तो और भी, जैसे वो बोर रेडियस, ये वो फॉर्मूला सब निकालना था, लगाना था। यहाँ पे 2πr इक्वल टू एन लैम्बडा में डायरेक्टली आ जा रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, स्कोरिंग क्वेश्चन था। फिर आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 में डाइपोल्स की वैल्यू दी हुई है और आपको पोटेंशियल एनर्जी पूछी है। पोटेंशियल एनर्जी आपको मालूम है पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 होती है। अब ऐसा सिमिलर क्वेश्चन जो है, आप अगर आ जाओ इलेक्ट्रोस्टैट्स में, इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्वेश्चन पेज नंबर 67 पे जो एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे डायरेक्टली ये पोटेंशियल एनर्जी का जो क्वेश्चन है वो कराया गया है। पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी दिया हुआ है, डायरेक्टली उठा के यहाँ पे नीट में पूछ दिया और फॉर्मूला लगा के आपका आंसर आ जा रहा है। ठीक है, तो सिंपली आप इसको कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। अब क्वेश्चन नंबर 37 पे आप आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 37 पे आपको रेशियो पूछा है लैम्बडा ऑफ फोटोन का और लैम्बडा ऑफ इलेक्ट्रॉन का। अब लैम्बडा ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको अगर पता लगानी है तो ड्यूअल नेचर में अगर आप आ जाओगे मॉडर्न फिजिक्स में, तो पेज नंबर 400 पे आप देखो कि यहाँ पे स्पेसिफाई करके बताया गया है कि जो वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन की वो होती है लैम्बडा बराबर h/√2m के, मतलब √2m अंडर रूट एनर्जी। और बाकी जो फोटोन की 3 वेवलेंथ है वो तो अपने को मालूम है। ठीक है, तो लैम्बडा ऑफ फोटोन बाय लैम्बडा ऑफ इलेक्ट्रॉन hc/e फोटोन की होती है, h/√2me इलेक्ट्रॉन की होती है। इक्वेट करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आंसर आपका आ जाएगा c टाइम्स √2m/e, ऑप्शन 3। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन नंबर 38 पे आप आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट का कंपैरिजन किया इंटेंसिटी ऑफ लाइट से और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट से, और उसका ग्राफ निकालना है, अपने को बताना है। अब आपने को ये तो मालूम है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करता, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का जो इंटेंसिटी से रिलेशन है वो यहाँ पे 390 पेज नंबर पे आपको दिया हुआ है। 390 पेज नंबर पे सीधा सीधा जो ग्राफ दिया हुआ है वो डायरेक्टली उठा के ए में आपको दिया हुआ है। तो बस ए जो ग्राफ है वो सही है, डिपेंड नहीं करती फ्रीक्वेंसी पे, तो ये ग्राफ का तो कोई मायना ही नहीं बनता। सी और डी भी गलत हो गया, बी तो गलत है ही, क्योंकि यहाँ पे सेम टू सेम आपको दिख रहा है एनसीईआरटी में। तो ओनली ए इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन 1। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 रोटेशन से पूछा गया। अब रोटेशन से पूछा गया, इसमें एक 2r रेडियस का स्फीयर आपको अपन ने निकाले, एक बड़े स्फीयर से उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, उसका जो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, डिवाइडेड बाय जो बड़े स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ऐसा करके कुछ भी क्वेश्चन बनाया था। अब ये सेम टू सेम क्वेश्चन जेईई मेंस 2012 में पूछा गया था। नीट में मेरे को नहीं मिला, सेम नहीं मिला। ठीक है, मेरे को एनसीईआरटी में भी नहीं मिला, पर मेरे को जेईई मेंस में 2012 में ये सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के आपको पूछ लिया था। फिर आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 पे जो सेमीकंडक्टर्स से ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप अगर देखोगे 484 सेमीकंडक्टर्स में, तो ये जो सर्किट यहाँ पे दिया हुआ है, सेमीकंडक्टर्स में जो सर्किट दिया हुआ है, ये सेम जो सर्किट है ये उठा के आपको पेपर में दे दिया गया है। अब आपको ये क्वेश्चन अप्रोच कैसे करना था कि वोल्टेज का एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है। अब आप वोल्टेज में टाइम ड्यूरेशन पुट करो तो v इक्वल टू 220 साइन ओमेगा टी है, तो 100 पाई इंटू 15 मिली सेकेंड है, 10⁻³ तो आपकी वैल्यू आ जाएंगे -220 वोल्ट आ जाएगा। मतलब जो इंडक्टर है उसका जो वोल्टेज है वो निगेटिव है। तो आप अगर D1 के बारे में देखोगे तो D1 अब फॉरवर्ड बायस्ड में है, कैसे पता लगाते हैं कि P पॉजिटिव की तरफ होना चाहिए, N जंक्शन डायोड नेगेटिव की तरफ होना चाहिए। तो अगर D1 का आप देखोगे तो इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस वोल्टेज है वो नेगेटिव है, तो P जो है D1 का वो नेगेटिव से कनेक्ट है, मतलब D इज इन रिवर्स बायस। एंड जो D2 है वो अर्थिंग से कनेक्टेड है, मतलब जीरो से कनेक्टेड है, तो उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। मतलब D2 का जो P जंक्शन डायोड है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो D2 इज इन फॉरवर्ड बायस।
D1 इज इन रिवर्स बायस, D2 इज इन फॉरवर्ड बायस। तो ऑप्शन 2 डायरेक्टली आ गया, सिंपली डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठा के पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला है कि आपको दोनों की हीट बराबर दी हुई है, इंटरनल एनर्जी हीट ट्रांसफर बराबर दी है, इंटरनल एनर्जी दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, रेडियस का रेशियो पूछा है। डायरेक्टली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि Q1 बराबर Q2 है, तो Q बराबर डेल्टा U प्लस W होता है, डेल्टा U बराबर है तो W1 इज इक्वल टू W2 है, P डेल्टा V1 बराबर P डेल्टा V2, प्रेशर भी बराबर है। और आपको क्या दिया हुआ है, सिलेंडर दिया हुआ है, ऑप्शन क्वेश्चन में आपको सिलेंडर बोला गया है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स, मतलब आर स्क्वायर R1 स्क्वायर x1 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर x2, और इक्वेट करेंगे आपको रेडियस का रेशियो इजीली मिल जाएगा। इजी क्वेश्चन था। आप आ जाओ 384 पेज नंबर पे, डायरेक्टली न्यूटन लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे 384 में थर्मल फिजिक्स में दिया हुआ था। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था, परसेंटेज एरर से उठा के पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन है इजी तो था ही ये, मतलब एज सच क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, पर डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठा के, मतलब वैल्यू भी बिल्कुल चेंज नहीं की, सिर्फ रूट यहाँ से वहां करके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में से यूनिट डायमेंशन एरर में से पेज नंबर 36 से उठा के डायरेक्टली उठा के यहाँ पे पूछा गया, सिर्फ रूट को इंटरचेंज कर दिया। और इससे पहले जो नीट 2013 में भी जो क्वेश्चन पूछा गया था वहां में पे रूट डाल के आपको यहाँ पे परोस दिया, तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था, देखते बरोबर आपको आ जाना चाहिए था, ऐसा क्वेश्चन था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 42। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोला है कि मैक्सिमम वेलोसिटीज जो है इक्वल है, सीधा मैक्सिमम वेलोसिटीज अगर इक्वल है तो A1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू A2 ओमेगा 2 है। मतलब बेसिक ही क्वेश्चन है ना, ओमेगा की वैल्यू रूट के बाय एम होती है, इक्वेट करो आप, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, और इसका कॉन्सेप्ट एसएचएम में 348 पेज नंबर पे ओमेगा बराबर रूट के बाय एम वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, उसके ऊपर क्वेश्चन भी सॉल्व किया गया है। ठीक है, अब आ जाओ आप लास्ट क्वेश्चन पे, जो है वेव्स से पूछा गया है। उसमें क्या बोला है, एक पाइप है जो ओपन है दोनों एंड से, अब पाइप को हमने डीप किया वर्टिकली एक वाटर ड्रम में, तो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डिप करने के बाद चेंज नहीं होंगी, जो एफ थी वो एफ ही रहेंगी, तो ऑप्शन 2। अब ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली सीबीएसई एआईपीएमटी 1997 में सेम टू सेम क्वेश्चन था, कुछ भी चेंज नहीं है, वहां पे भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई थी, पहले भी एफ थी अभी भी एफ है, तो यहाँ पे भी एफ आंसर था, डायरेक्टली नीट पीवाईक्यू से उठा के पूछा गया। तो बस यही था नीट 2025 फिजिक्स का पेपर। तो अब नीट आगे आगे आने वाले सालों के लिए, जैसे नीट 2026 आपके सामने है, तो उसमें प्रिपेयर करने के लिए एक जैसे मेरा जो एनालिसिस है वो क्या बताता है कि आप क्या करो कि नीट के लिए एक फिजिक्स का जो लेक्चर है उसको आप देखो, उसके बाद आप नोट्स आपकी सॉल्व करो, नोट सॉल्व की, उसके बाद आप मॉड्यूल्स को सॉल्व करो, मॉड्यूल सॉल्व करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, और फिर जेई मेंस और जेई एडवांस के जो पीवाईक्यूज है उनको सॉल्व करो, क्योंकि एनटीए जो है ना उसको अगर हार्ड लेवल का पेपर बनाना है तो वो क्या करेगा, वो कोई एच सी वर्मा नहीं खोलने वाला, वो कोई डीसी पांडे नहीं खोलने वाला, वो जेई मेंस जेई एडवांस अपनी खुद की बनाई हुई जो एग्जाम्स है उनके हार्ड लेवल के क्वेश्चन उठा के पूछेगा। और हर चैप्टर पे आपको, अगर आप ऑनलाइन एप्स है जेई पीवाईक्यूज के, तो उस पे आप अगर जाके देखोगे तो आपको 50 60 100 क्वेश्चंस जेई मेंस जेई एडवांस लास्ट 20 इयर्स 30 इयर्स के नीट के, ये सब आपको मिल जाएंगे, तो 100 क्वेश्चंस आपको इजीली मिल जा रहे हैं, और वो जो आपको डायरेक्टली नीट में पूछने के चांस है, तो ये अपने आप में एक बुक करने के बराबर है। तो अगर आप 11th में हो तो आपको करनी होंगी, अगर कोई बुक एच सी वर्मा डीसी पांडे तो आप कर सकते हो साथ में, पर आपने अगर इतना किया कि जेई मेंस और जेई एडवांस के पीवाईक्यूज भी कर लिए, तो आपका नीट 2026 में इजीली स्कोर 160 प्लस
150 प्लस इजीली स्कोर आपका आ सकता है, जो कि आपको एक अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन दे सकता है। तो इधर उधर मतलब जैसे भटकने की जरूरत नहीं है, बस इतना स्पेसिफिकली अगर आप करोगे तो आपका बिल्कुल स्कोर अच्छा आएगा। तो बस यही था आज की इस वीडियो के आज के लिए। थैंक यू।